आप दिख रहा है? यस मैम। इस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझनी है कि जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको मेल में भी देखना है और फीमेल में भी देखना है, ठीक है। तो चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ठीक है, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कैसा होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? हेल्दी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे कोई फॉल्ट है, कैसा होना पड़ेगा? इसको हेल्दी होना पड़ेगा, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो क्या जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होने वाला है वो कभी भी हेल्दी हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, कभी भी वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, है ना। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा, ज्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि हम लोग इसको टाइम पे ओवर भी करेंगे। चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ refers to reproductive health refers to healthy reproductive organs, healthy reproductive organs। यही चीज मैं समझा रही हूँ तब से कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको भी कैसा होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब हेल्दी होंगे, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इसमें हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं। क्या? अब ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी मशीनरी में कोई दिक्कत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके फिजियोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी दिक्कत है। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉर्मल, विद नॉर्मल फंक्शंस। फंक्शंस कैसे होने चाहिए उसके? नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने और रेफरेंस के लिए साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम लोग, आगे देखिए। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसी में आगे कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को जिक्र किसका करना है? WHO का करना है। किसका करना है? WHO का करना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें लिखते चलिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब उसने जो डेफिनेशन दिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ means a total well-being, a total well-being, well-being in all aspects, in all aspects of reproduction, of reproduction, ठीक। काफी इजी है, वैसा तो कोई टीचर पूछने से रहे कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना है या WHO के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दैट इज बहुत सारी चीजें आती हैं,
कैसे हेल्दी होना चाहिए उसको फिजिकली। अब मान लीजिए कोई फीमेल है, मेल है, कुछ भी है, ठीक है, फिजिकली उसको कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, तब भी नहीं हो सकता। इमोशनल मतलब आप लगातार आप क्या है, टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो एबनॉर्मल अपना बिहेवियर शो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहेवियरल, काफी पहले तक इसको हम लोग काउंट नहीं करते थे, काफी पहले तक हम लोग बिहेवियरल चेंजेस को काउंट नहीं करते थे, बाद में इसको ऐड किया गया। एंड सोशल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने एक टर्म सुना है, उसका नाम है क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। कई लोगों को क्या होता है, अगर आप अकेले कमरे में बंद कर दीजिएगा या फिर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो ना मतलब परेशान होना स्टार्ट होते हैं, और उनको ना वो टॉलरेट नहीं होता, तो वो बोला जाता है कि उनको क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है। यानी सोशली वो आपको दिख रहा है सही से, काम भी सही से कर रहा है, सारे फंक्शंस भी नॉर्मल है उसके, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो नॉर्मल नहीं है, दिखता है नॉर्मल बट वो क्या है, नॉर्मल नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो पहले सोशल को ऐड नहीं किया गया, तो बहुत ओल्ड बुक जब आप निकाल के देखेंगे तो वहां पे आपको कहीं पे भी सोशल का जिक्र नहीं किया गया, बट बाद में इस सोशल को वहां पे लिंक किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें जैसे हम लोग प्रीवियस पेज पे चलते हैं, इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी तक जो आपको समझाया है वो यहाँ देखिए, ये रहा। WHO को क्या यहाँ पे बोलना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, टोटल वेल बीइंग होना चाहिए सारे एस्पेक्ट्स में रिप्रोडक्शन के। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसका फंक्शन है, उसका वर्क है, उसकी फिजियोलॉजी है, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेक्स रिलेटेड जो इंटरेक्शंस हैं वो सब कुछ क्या होना चाहिए, वहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, मोस्टली हम लोग जब इंडिया में देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी, मतलब कि जैसे अगर आप विलेज एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे आज भी लोग क्या करते हैं, घबराते हैं उसको डिस्कस करने से या फिर कुछ और। जैसे हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है आपका, ठीक है, कि ये यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछा जाता है कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, इसको इनिशिएट कब किया गया था, 1951 में किया गया था, है ना। जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो फैमिली है उसको जो ऑफस्प्रिंग्स है वो 2 से ज्यादा नहीं रखना है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए, बस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैं वही लिखूंगी, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो लिख लीजिए, द फैमिली planning programs, the family planning programs were initiated in India in 1951, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इस पे ध्यान भी दिया जाता है, आपने टेलीविजन के ऊपर भी बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बार बार आपने देखा होगा इसके रिगार्डिंग। जैसे एक एड दे दिया, दिखाना स्टार्ट कर दिया, हम दो हमारे दो, ऐसे करके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो आपने टीवी में भी देखा होगा, ठीक है। अब तो जैसे मैं यहाँ पे टेलीविजन का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडियो विजुअल वहां पे उसका यूज करके, प्रिंट मीडिया का यूज करके गवर्नमेंट भी जो है वो इस फील्ड में अवेयरनेस को लोगों के बीच में फैलाने का काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको ज्यादा ये बर्डन वाला चैप्टर ना लगे। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आपको कभी कभी ना एग्जाम में लिखा होता है, आप जाके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स में देखना स्टार्ट कीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आरसीएच प्रोग्राम या एक्सपेंड आरसीएच प्रोग्राम। अब वहां पे बच्चों के दिमाग से ये बात निकल जाती है कि एक्चुअल में इसका
जब हम पूरा कंप्लीट अब्रिविएशन करना स्टार्ट करते हैं तो ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे है, पहले तो मैं इसको लिख देती हूँ, RCH प्रोग्राम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया RCH प्रोग्राम्स। क्या है ये एक्चुअल में, ये है, इसके बारे में जब हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, ये है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अब आगे लिख लीजिए इसमें, इट वॉज लॉन्च्ड in 1997। काफी रिसेंट है, बहुत पहले नहीं था, ये काफी रिसेंट है। 1997 में इसको लॉन्च किया गया है, जहां पे क्या करना है, अवेयरनेस फैलाने का काम तो करना ही करना है, साथ के साथ क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मदर का है और उससे रिलेटेड क्या है वहां पे चाइल्ड, ऐसे तो दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन ये मैं तब की बात कर रही हूँ अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें फीटल डेवलपमेंट के टाइम से, तो ये किसके साथ कंसर्न हो जाएगा, फीमेल के साथ कंसर्न हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, इस पैरा को जब आप यहाँ से यहाँ तक देखना स्टार्ट करेंगे, ये दिस वन, तो इस पैरा में कुछ नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ ये एक्चुअल में है क्या। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, बहुत ओल्ड टाइम की एनसीईआरटी निकाल के देखिए, 2006 के पहले की जो एडिशंस आती थी, वहां पे इन चैप्टर्स को नहीं दिया गया था। वहां पे क्या था, ये चैप्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इन चैप्टर्स को हम लोगों ने नहीं देखा था, ठीक है। अब रीजन क्या है कि पहले जो है ये सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो, चाहे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे सेक्सुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, इनके बारे में लोग डिस्कशन करने से घबराते थे और कोई सोचता भी नहीं था कि इस तरीके से करके बच्चों को कभी एजुकेट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे एसटीडी है, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, वॉर्ड्स है, जो आपने 10th में भी इन 4 के नाम सुने थे, तो इन सब को देखने के बाद फिर यहाँ पे ये पता चला कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन है उसको बच्चों को देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो गया कि अगर कोई चाइल्ड है जो मदर्स वोम्ब में अपना पूरा डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, उसको चेक करने के लिए क्या आया यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस आया। क्या है यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस आया। बस ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, मैंने पहले बोला कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिख रही हूँ एग्जाम में, आपके लिए जो क्वेश्चन है मैं बस वही लिख रही हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, है ना, ये होगा क्या। तो अब देखिए, तो मैंने पहले ही बोला कि जिन बच्चों का चैप्टर 3 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, वो बच्चे एमनियोसेंटेसिस हो या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज हो उसको ज्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है कि मदर्स वॉम्ब में जो फीटस डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो उसके एमनियोन में से फ्लूइड निकाला जाता है और क्रोमोसोमल पैटर्न को वहां पे हम लोग स्टडी करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एमनियोसेंटेसिस लिख लीजिए यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, इज अ प्रोसीजर used to take out, बाहर निकालते हैं हम लोग, used to take out
a small sample, a small sample, a small sample of the amniotic fluid, of the amniotic fluid for testing. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एमनियोसेंटेसिस, और ये मुझे यहाँ पे टेस्टिंग लिखना था, और ये डायरेक्ट क्या है, इसका आंसर है फॉर टेस्टिंग, TESTING, ये हो गया। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उस फ्लूइड को बाहर बॉडी के रिमूव करते हैं हम, ठीक है, और उससे पता लगाया जाता है। तो ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस है। लेकिन अब आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। कैसे, वो बस इसके लिए ही यूज करते हैं कि हमें पता लगाना है कि मेल है कि फीमेल है, और फीमेल फीटिसाइड जो है बहुत ज्यादा इंडिया में है ना। तो यहाँ पे देखिए बोल भी रहा है यहाँ पे बार बार कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल फीटिसाइड को ये लीड करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है इसके ऊपर, मतलब इसकी टेस्टिंग के ऊपर। आप किसी भी वैसे सेंटर पे जाइए जहाँ पे एमनियोसेंटेसिस होता है, उसके ऊपर में उन्होंने लिखा होता है, गवर्नमेंट ने पहले ही सबको गौर किया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लिख के मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ये नहीं किया जाता और हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि वेयर इज CDRI लोकेटेड, वेयर इज CDRI लोकेटेड। खूब आपने टेलीविजन पे ऐड देखा होगा, सहेली, ये सब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब है कि आपको उसको ओरली लेना पड़ेगा, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब ये कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में है। कहाँ पे, ये इंडिया में ही लखनऊ में है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा गया कि इसको बनाने का काम किसने किया है, अगर आपसे क्या पूछा जाए कि इसको बनाने का काम किसने किया है, किसको, सहेली को, तो उसको किसने बनाया है, CDRI ने बनाया है। इसको किसने बनाया है, CDRI, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे, है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, यही है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है CDRI। क्या लिख दिया हम लोगों ने इसके लिए, ये हो गया CDRI। याद भी रहेगा इससे, है ना, इसे याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, हमने इस तरीके से करके उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है, ये जो है इन लखनऊ, है ना, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसको बनाने का काम इसी ने किया था। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल लिख देती हूँ, ओरल ही लिया जाता है तो, है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्या है ये, सहेली, ये इन्होंने ही बनाया था। ये क्वेश्चन है, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और ज्यादा बर्डन वाला भी चैप्टर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था यहाँ पे, मैंने एक क्वेश्चन वो बता दिया आपको। आगे आगे देखिए, देन
फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ एक चीज है जो जब भी मैंने जिस बैच को भी कराया है तो मैंने ये बात बोली है हमेशा यहाँ पे, देखिए हाँ, इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज के रेट में या किसी चीज में कोई इंक्रीजमेंट होती है तो हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं, कहते हैं इंक्रीजमेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए रॉकेटेड वर्ड का यूज किया गया है ना। हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, ठीक है, काफी कम है ये, 2000 मिलियन इन 1900, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। समझ रहे हैं ये कितना मतलब फास्ट रेट है ना। तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा कि भाई इंक्रीज वर्ड बहुत छोटा है इसके सामने, हमें कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मैं जब कभी भी ये डिस्कशन आती है तो मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ, एनसीईआरटी बुक में 59 पेज पे जाके देखो, इंक्रीज्ड वर्ड जो इंग्लिश में हमेशा के लिए यूज किया जाता था किसी चीज के इंक्रीजमेंट के लिए, उसको यहाँ पे रॉकेटेड लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फास्ट क्या है रेट था, मतलब 2000 तक का यहाँ पे जो दिया जा रहा है, और अभी भी है ही, ऐसा थोड़ी ना कि अभी कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, इंडिया में तो खैर नहीं कम हुआ है, काफी कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे, पता ही आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जब हम लोग रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम मोर्टेलिटी रेट के ऊपर आते हैं, हम लोग किसके ऊपर आते हैं, मोर्टेलिटी रेट के ऊपर आते हैं। ये देखिए मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट, तो ये आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलता है, ये मोर्टेलिटी रेट जो है ये यहाँ पे आप लोगों को 2 देखने को मिल रहा है। तो 2 में क्या है, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देते हैं ताकि एग्जाम में कुछ और हो ना हो, बट आपके दिमाग में ये चीजें प्रिंटेड है ना। ये रहा, अब ये मोर्टेलिटी रेट जो है, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे एम एम, एक आपका हो जाएगा एम एम आर, और एक हो जाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक आपका क्या हो जाएगा IMR हो जाएगा, एक हो जाएगा MMR और एक आपका हो जाएगा IMR, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए एब्रिविएशन। ये क्या हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, और ये हो जाएगा इन्फेंट, ये हो गया हम लोगों का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो अब देखिए ये सेंसस जो है, जिसको हिंदी में जनगणना हम लोग बोलते हैं, ये हर 10 साल में होता है, ठीक है। तो ये जब 10 ईयर्स पे जब कराया जाता है तो इसको यहाँ पे बहुत सारी चीजों की एनालिसिस करी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये देखा कि पॉपुलेशन कैसे किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ना। अब यहाँ पे जब ये बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, दैट इज 17 per 1000 per year, a rate at which our population could double in 33 years, ठीक है। मतलब ये रेट बता रहा है जिसमें ये क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पे माइन्यूट बताई जा रही है। आप यहाँ पे देखिए आगे इस तरह में कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे प्रोग्राम चलाया इंडिया ने, स्लोगन भी है, टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है, हम दो हमारे दो, है ना, V2 R2 ऐसे करके, यही सब मैं बोल रही थी पहले भी। और काफी कंट्रीज जो है वहां पे 1 चाइल्ड नॉट, और हाँ एक चीज और है, जैसे इंडिया में काफी लोगों को पता नहीं है, मेरे स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ाती थी पहले, उसमें एक गर्ल थी, दीक्षा नाम था उसका, तो वो ना सिंगल चाइल्ड थी, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे पहली बार बताया था, इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब जो अगर कोई सिंगल चाइल्ड है, प्लस सिंगल चाइल्ड में अगर कोई फीमेल है, अगर कोई क्या है
फीमेल है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना बहुत सारी फैसिलिटीज जो है, मतलब रिलैक्सेशन हम बोल सकते हैं, फैसिलिटीज तो नहीं बोल सकते उसको, एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। बहुत सारे फील्ड में बहुत जगहों पे ना बहुत मतलब उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है। रीजन क्या है इसका, ताकि इससे ना लोग मोटिवेट हो और लोग ऐसा समझे कि नहीं चलो अगर सिंगल चाइल्ड है फीमेल है तभी हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा सोचने वाला मेरे ख्याल से इंडिया में तो कोई हुआ नहीं अभी तक। मोस्टली लोग सोचते नहीं भी गर्ल चाइल्ड है तो बॉय चाइल्ड होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे रिलैक्सेशन है, बहुत सारे, हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में बाद में, है ना। यहाँ पे देखिए तो वही बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक मतलब बैन की तरह भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया में अगर फीमेल 18 इयर्स बिलो है तो उसके ऊपर बैन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कोई पेरेंट जो है उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, ठीक है। मेल्स में ये 21 इयर्स है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो इस पर भी तो हेल्थ डिपेंड करता है ना। ऐसे सोचिए जैसे हम लोग अगर नॉर्मली सोचते हैं अच्छा क्या हो गया, ये क्या जरूरत थी एज देने की, कौन सा बड़ा काम कर लिया इन्होंने, है ना। अगर कोई फीमेल है उसकी एज बहुत कम है, ठीक है, अगर आगे उसको पूरी प्रेगनेंसी फॉलो करनी है तो उसकी बॉडी को भी रिस्क है वहां पे, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे टेंशन वाली हो जाती है, ठीक है। अब हम और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है हम लोगों के सामने अभी, है ना, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे नेचुरल मेथड्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में, नेचुरल मेथड्स। ये सारे क्वेश्चंस है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड्स में हम लोगों के पास 3 स्पेशल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, किस चीज के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, जैसे मैरिज हुई 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, मतलब चाइल्ड के पहले, या फिर अगर फर्स्ट चाइल्ड है सेकंड के बीच में 3-4 इयर्स का गैप होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जब हम लोग क्या देखना स्टार्ट करते हैं, ये नेचुरल मेथड्स। तो 3 हम लोगों के पास क्या आते हैं, नेचुरल मेथड्स आते हैं। ये देखिए मैं तीनों का नाम लिख देती हूँ पहले। ये रहा 1 और 1 है यहाँ पे, दैट इज पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये रहा यहाँ पे लिख लीजिए, पेरियोडिक PERIODIC, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। ABSTINENCE, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। इसको कॉमन या साधारण भाषा में लोग इसको क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ। और फर्टिलिटी अवेयरनेस, क्या बोलते हैं लोग इसको, फर्टिलिटी अवेयरनेस, ठीक है। इसमें होता ये है, मैंने क्या बोला है बार बार, हमेशा ये बात मैंने बोली है कि जिन बच्चों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छा है उन बच्चों को इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब एक चीज याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये ग्राफ देखना आपने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि जब भी ओवुलेशन होगा तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है ना, याद आ रहा है। हमेशा क्या होगा, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो इसमें किया जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर, एक्चुअल में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या किया जाता है कि सेफ साइड को लेते हुए, क्या करते हुए, सेफ साइड को लेते हुए, जैसे सेफ साइड को लेते हुए पीछे चले गए 10 दिन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी पूरे एक वीक, सिर्फ 28 दिन में सिर्फ 1 वीक जो है, 1 वीक ही हुआ 10 से 17, है ना। इस टाइम तक क्या किया जाता है, कोइटस को या पॉपुलेशन को अवॉइड किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, हमेशा याद रखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अवॉइड कोइटस ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ डेज ऑफ मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ड्यूरिंग द फेज ऑफ ओवुलेशन इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब यहाँ पे कोई मेहनत मशक्कत तो करनी नहीं है, बस क्या करना है, खुद ही अपने दिमाग में इस चीज को रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए काफी आसान है ये,
तो मतलब यहाँ पे ये सारी कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज ही ना कर पाए, बस स्टोरी ओवर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, कपल्स अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। ठीक है, तो वही चीज मैं तब से यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, तो इसके नीचे ही लिख लेते हैं, तो आपको याद भी होता चला जाएगा साथ में। तो यहाँ पे लिख लीजिए, होता क्या है एक्चुअली इसमें, कोइटस नहीं, कपल्स अवॉइड कोइटस, COITUS, और इसी का दूसरा नाम है कोइटस और कोपुलेशन। कपल्स अवॉइड कोइटस और कोपुलेशन फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए एक चीज और है, दूसरा वाला तो और भी ज्यादा इजी है, मतलब सारे इजी है, एक बार समझ गए ना, दिमाग में बैठ गया ना आपके, बस इसका मतलब है कि एग्जाम में आप बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने पहले बोला बहुत स्मूथ और इजी चैप्टर है, दिक्कत कहीं नहीं आएगी समझने में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। बस आपको करना क्या है, चीजों को दिमाग में रखना है कि हाँ अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कैसे कैसे उसको लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो है कोइटस इंटरप्टस, दूसरा क्या है, अब नाम ही है, इसका नाम जो है वही इसके काम को बता रहा है, COITUS, कोइटस। इंटरप्ट करना पता है क्या होता है, इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, बस इसको लिख लीजिए। अब मैं बच्चों को बोलती हूँ चलो तुमने इसको लिखा है, रटने पे फोकस नहीं करो, बताओ क्या दिख रहा है। जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे लिखा हुआ, है ना, तो इसको देखने के बाद पहली चीज तो ये खुद ही बता रहा है कि कोइटस में उस पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं कोई क्या है, इंटरेक्शन जो है, मतलब सॉरी इंटरेक्शन, इंटरप्ट किया जा रहा है उसको, क्या किया जा रहा है, इंटरप्ट किया जा रहा है, मतलब रोका जा रहा है उसको, कहीं ना कहीं कुछ इनहिबिट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बेसिक भाषा में लिख लीजिए, बहुत साधारण भाषा में। कोइटस इंटरप्टस में लिखिए, यहाँ पे क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स in which the penis is withdrawn before ejaculation, ठीक है, बस स्पर्म रिलीज के पहले मेल्स अपने पेनिस को रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम वेजिना, तो उसको हम लोग कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। ठीक, अब तीसरा सीधा आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ नोट ऑन नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बस। और आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है कि ये जो तीनों टर्म है इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, नोट लिखना है इसके बारे में। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक लाइन बिल्कुल टू द पॉइंट सही सही लिखा, फिर आपको आंसर कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पे कोइटस इंटरप्टस, मेन टीचर को क्या चाहिए, ये वर्ड चाहिए, ये टर्म चाहिए, और राइट 1 लाइन, मतलब बिल्कुल सही सही आप जो वहां पे 1 लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, मैं लिख देती हूँ LACTA, ये भी सुन के ही पता चल जाता है, तो ये तीनों टर्म है ना, इनका नाम ही सुन के पता चल जाता है क्या होगा। यहाँ पे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मींस रुकावट होता है, पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिकली फीमेल में चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी में क्या करना है, यहाँ पे देखना है ध्यान से कि कौन सा
ओवुलेशन का फेज है, उस डेज को अवॉइड करना है मतलब क्वार्टर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लैक्टेशनल एमेनोरिया है ना, तो ये देखिए ये क्या होता है, शुभ होता है तो अच्छी बात नहीं होती, कोई बात नहीं। लैक्टेशनल एमेनोरिया मिल जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा फिर। चलिए लैक्टेशनल AMENORRHEA, चलिए क्विट कर ही दिया मैंने यहाँ पे। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, सुन के पता चल रहा है क्या है। तो यहाँ पे हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है सुन लीजिए, नीट में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी नहीं पूछा जाएगा आपको, आपकी टीचर ने बताया भी नहीं होगा शायद, है ना। इसको हम लोग पोस्टपार्टम POST पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी। अच्छा देखिए इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल ने पार्चुरेशन के प्रोसेस के थ्रू चाइल्ड बर्थ किया, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है ना कि टेम्पररी टाइम तक, परमानेंट नहीं, टेम्पररी टाइम तक। पहले के टाइम में तो लोग बोलते थे 6 मंथ तक, बट अब उतना नहीं जाता कि जितने टाइम तक कोई फीमेल है वो बच्चे को फीड कर रही है, ठीक है, तब तक क्या नहीं हो सकता, तब तक उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। वो बिल्कुल भी, क्योंकि इतने ज्यादा हार्मोनल वहाँ पे इम्बैलेंसेस होते हैं कि वो बहुत मुश्किल है ना। अब देखिए जब हम लोग आपकी बुक की बात करें एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा एक ही लाइन था, बाकी नेक्स्ट पेज पे यहाँ है, देखिए इस वाले पेज पे, हाँ ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया, विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्टस। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया देखिए, पता है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, और 6 मंथ्स तक उसमें चांसेस नहीं होते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6, पता नहीं 6 मंथ की, अब आजकल के डेट में तो 6 मंथ नहीं है, ये कम हो गया है, उससे काफी कम है मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब उसके बाद से लेके प्लस 6 मंथ उसमें ऐड कर दीजिए। एज नो मेडिसिन और devices are used to these methods, side effects और are almost nil, obvious है क्या साइड इफेक्ट हुआ, कुछ नहीं। chances of failure दो of this method are also high, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो अब देखिए, तो इसके लिए हम लोग टर्म क्या दे रहे हैं यहाँ पे, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यही मैंने लिखा है, वहां तक का जो प्रोसेस है वो बता दिया मैंने आपको, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी, मतलब फीमेल थोड़ी ना ऐसा है कि इनफर्टाइल है, नहीं, लेकिन है कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे देखिए लिख लीजिए, ये क्या है, इज द, ऐसे स्टार्ट कर देती हूँ, इज द, पूरा वापस लिखने की क्या जरूरत है, इज द टेम्पररी नॉट परमानेंट, है ना, टेम्पररी इज द टेम्पररी पोस्ट नेटल इनफर्टिलिटी, पोस्ट नेटल इनफर्टिलिटी, बट इतना लिखिए ना, कोई नहीं एग्जाम में मार्क्स काटने वाला है ना, पोस्ट नेटल इनफर्टिलिटी, 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 ये बार बार ऐसे ऐसे हो जाए, पोस्ट नेटल इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं अप टू 6 मंथ्स, ऐसे करके, उससे ज्यादा नहीं डिले होगा, इनफर्टिलिटी, ठीक है, और विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं अप टू 6 मंथ्स, ऐसे करके। तो ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग चलते हैं, उसको मैं पेज में ही जो डेटा है उसी से कराती हूँ, काफी आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला था अगर कायदे से देखा जाए और फुल टाइम बढ़िया से अगर 2 आवर्स दिया जाए तो बहुत है 2 आवर्स इस चैप्टर की कंप्लीशन के लिए, मतलब आपकी बुक का इकलौता चैप्टर है,
अगर देखा जाए कायदे से तो एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग कर सकते हैं 2 मंथ्स में। ठीक है, अब चलो देखिए, ये क्या था, नेचुरल मेथड्स। क्या था, नेचुरल मेथड्स था। ठीक है, फिर क्या आता है उसके बाद, बैरियर मेथड्स आते हैं। क्या आते हैं, बैरियर मेथड्स आते हैं। बैरियर, बैरियर मतलब क्या होता है, रोकना होता है ना। बैरियर मीन्स क्या होता है, रोकना होता है। तो बैरियर मेथड्स की जब बात करते हैं, टेलीविजन पे जगह जगह पे हर जगह बहुत सारे एड्स वैड्स दिए जाते हैं। ठीक है, बैरियर मेथड्स में क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई ना कोई चीजें। और बैरियर मेथड्स जो है ये दोनों के लिए होते हैं एप्लीकेबल। बैरियर मेथड्स जो है ज्यादातर टेलीविजन में मेल वाले का ही ऐड किया जाता है, ये मेल्स के लिए भी होते हैं। और ये बैरियर मेथड्स जो है ये फीमेल्स के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के लिए होगा। ठीक, जैसे मेल के लिए हम लोग बात करें तो मेल को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए भी कॉन्डोम्स आते हैं, फीमेल्स के लिए भी आते हैं। लेटेक्स वगैरह का बना होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्पोजेबल है। फीमेल्स के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करें तो फीमेल के लिए भी बहुत सारे आते हैं, जैसे डायफ्राम्स हैं, सर्विकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं। ये सब क्या है, ये फीमेल्स के हैं। ये किसके हैं, फीमेल्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मेल्स में जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे है, ये लो ही ले लेते हैं। चलो मेल्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम्स, फीमेल्स में जब देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हो गया डायफ्राम्स, डायफ्राम्स। ठीक, सर्विक्स में एक कैप जैसा होता है लगाने का, सर्विकल। मतलब क्या है, कुल मिला के बस इतनी सी बात है कि स्पर्म को जाने नहीं देना है फैलोपियन ट्यूब तक, यही ना बस। वॉल्ट्स है, VAULTS, वॉल्ट्स, ये सारी चीजें। हाँ, अब जो है आगे जाके हम लोग जो डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, इन समझिएगा ध्यान से, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम लोग IUDs बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IUDs बोलते हैं। मतलब यूट्रस के अंदर एक डिवाइस को सेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिख रहा है, कॉपर का ही बना होता है। वाई द कॉपर इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉपर टी, क्वेश्चन है ये, मैं बताऊंगी अभी आपको कॉपर का यूज क्यों करते हैं। दुनिया जान में इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है, किसी और भी पीरियोडिक टेबल से किसी और चीज को भी उठा सकते थे कॉपर की बजाय, बट कॉपर का ही यूज करते हैं। वाई कॉपर, तो देखिए आंसर, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक, कॉपर आयन जो है ये बार बार रिलीज होते रहते हैं, किससे, इस कॉपर से। क्या करता है ये, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, पसंद नहीं है उसको ये। ठीक है, उसकी वजह से उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी। पता चला 72 घंटा तक वो नीचे ही घूमता रह जाएगा, वेजिना में ही, तो गया ही नहीं फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म्स की, उसके ऊपर ये अटैक करने का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। एक टर्म आता है नया, क्या क्या बोला जाता है उसको, फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है उसको, फैगोसाइटोसिस। बहुत जगह पे आपने ना बायो में सुना है इसको, जब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं बायो में आपने बहुत जगहों पे सुना है। हम लोग यहाँ पे किसका, IUDs, ये थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए 60 है ना, ये पेज नंबर 60 हुआ आपका। एक मिनट में आगे और देख लेते हैं। ये रहा आपका सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड के बाद क्या है फिर, बस ये हुआ। और उसके बाद तो फिर आगे STDs बता के, और ये देखिए ये रहा आपका पेज 63 है, इसी से और 64, इससे बस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम नहीं लगता इसको होने में। पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी लिख रही थी मैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे तो बताना तो पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पता चल रहा होगा। चलिए, किसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं IUDs। क्या लिख रहे हैं हम लोग, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लिख रहे हैं हम लोग।
ठीक है, क्या है ये आईयूडीज? ये है इंट्रा, नॉट इंटर। इंट्रा मतलब अंदर जाएगा जरूर, इंट्रा मीन्स इन होता है, अंदर। इंट्रा यूटेराइन, एस भी लगा दिया मैंने तो यहाँ पे डिवाइसेस कर देते हैं इसको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी की पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, कॉपर आईओडीज में भी कॉपर के बहुत सारे होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि जब हम लोग किसको देखना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपर के बने हुए इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया इसको, कॉपर आईओडीज। एस लगा दीजिए इसके पीछे, कॉपर आईओडीज। ये मिस हो गया था मेरे से, है ना। और इसमें क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको, इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉपर टी। वाई कॉपर टी? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड शेप इज जस्ट लाइक टी। जो अल्फाबेट टी है वैसा ही इसका शेप दिखता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉपर टी हम लोगों ने इसका नाम दिया है। ठीक, तो ये जो है कॉपर टी जो है, ये एक्चुअल में क्या करता है, पहला तो लिख लीजिए। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। किसका बना हुआ है ये, कॉपर का ही बना हुआ है। किसका बना है ये, कॉपर का ही बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ पे कॉपर का ही यूज क्यों कर रहे हैं, किसको बनाने के लिए, कॉपर टी को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका रीजन लिख लीजिए। रीजन ऑफ, आगे क्या लिख रही हूँ मैं, रीजन ऑफ यूजिंग, रीजन ऑफ यूजिंग कॉपर, यूजिंग कॉपर। दुनिया जहान के हमारे पास अवेलेबल है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर का ही यूज कर रहे हैं। तो इसमें लिख लीजिए रीजन ये है, इट, या कॉपर टी ही लिख लीजिए ना, ऐसे कॉपर टी शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। प्राइमरीली, प्राइमरीली, प्राइमरीली वर्क्स बाय, वर्क्स बाय killing the, by killing the, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, killing the spores, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, killing the spores। ठीक है, इसी को मैं उस टाइम बार बार रिपीट कर रही थी, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। स्पर्म सेल भी एक सेल है, उसको किल करने का काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है, तो ये फैगोसाइटोसिस भी करता है। ठीक है, एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, नोट करके, है ना, प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग लिख रहे हैं तो एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे। The copper iodine, the copper iodine came into medical, came into medical use in the 70s के टाइम में आया था, इन द 1970s, है ना। चलो, ये सब हो गया, आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए,
यही तक क्वेश्चन स्टॉप नहीं होता है, आगे देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग। कौन से क्वेश्चन है सो देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए वाई, मैंने उसका रीजन बता दिया आपको। अब आगे देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि और भी है जो कॉपर रिलीजिंग है। जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में आपसे नाम पूछा जाएगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये सब क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। क्या है ये? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ क्वेश्चन ही मैं करा रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे है ये कॉपर रिलीजिंग, क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में लिख लीजिए। बहुत सारे हैं बट यहाँ पे जो डेटा एनसीईआरटी का अवेलेबल है अभी मैं उसकी कोडिंग करा रही हूँ। ठीक है, ये लिख लीजिए। यहाँ पे एक लिख लीजिए, अभी भी जो सीखा है आपने, दैट इज कॉपर टी। फिर आपने जो सीखा है दैट इज कॉपर 7। फिर आपने जो सीखा है दैट इज मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375 है ना। मल्टीलोड नीचे ऐसे करो तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा। चलिए, मल्टीलोड 375, 375। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अब ये था कि कॉपर का बना है, फर्क समझिएगा दोनों में। बच्चे बोलते हैं मैम हमें ना दोनों में कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन है इसमें? ये जो है ना, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, दीज आर मेड अप ऑफ कॉपर। लेकिन जब यहाँ पे बात करी जाती है कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का नाम बताइए, तो हार्मोन रिलीजिंग की जब बात आती है तब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेस्टाजर्ट LNG20। ठीक है, ये जो है ये हार्मोन खुद ही सिक्रीट करने का काम करते हैं और खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे पास ऐसी मशीनरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर सकता हूँ या बाकी जो भी काम है एक्स्ट्रा वो मैं खुद ही कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं। ये रहा, आ जाइए इस पेज पे। देखिए, इस पेज को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो पैरा है ना, यहाँ पे ये जो पैरा आपके पास अवेलेबल है ये कम्प्लीटली किसको डेडिकेटेड है? जो पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे लिया जाता है, उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है उसमें। तो याद रखिएगा कि जो ऐसे ड्रग्स जो होते हैं ना उसमें एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, देखिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन को ही बोला जा रहा है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के दिया जाता है जो वहां पे इम्प्लांटेशन को इंटरप्ट और डिस्टर्ब कर देता है। फिर सहेली ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, काफी लेस मतलब साइड इफेक्ट के साथ, जो वंस इन अ वीक क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए कई बार इंजेक्शन के फॉर्म में भी इसको दिया जाता है ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो ना हो सके। और कई बार क्या होता है, इसको इम्प्लांट्स के तौर पर भी मतलब बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, जैसे कॉपर टी वगैरह है। ठीक है, अब हम लोग इस सर्जिकल मेथड पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? सर्जिकल मेथड। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसे दिमाग में इस बात को बिठानी है। ठीक है, सर्जिकल मेथड मतलब कुछ नहीं करना है, कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो ये तो बाद के लिए है, जब जितने चिल्ड्रन चाहिए थे हो गया है, मतलब ये बाद के लिए। ठीक है, ये इसका रिवर्स रेट नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह काफी मुश्किल है, काफी टफ है। अब यहाँ पे मैंने आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे मैंने वैस डिफरेंस वगैरह आपको पढ़ाया था। ये जो पैसेज है इसी को
क्या किया जाता है यहाँ पे कट करके, और देखिए मेल वास्ट डिफरेंस ऑफ कट एंड टाइड, ठीक है, और सील्ड, ये वहां पे चल नहीं रहा होगा ठीक से तो मैंने यहाँ पे सही लिखा नहीं है, SEALED, और सील्ड सो एज टू प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द यूरेथ्रा। जब ये यहाँ पे कट हो गया तो स्पर्म जाएगा नहीं यूरेथ्रा में, तो कितना भी पॉपुलेशन करे तो फीमेल को कोई खतरा नहीं है उससे, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी को जब देखना स्टार्ट करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, क्योंकि ओवम जो है उसको इसी रास्ते चल के जाना, या फिर स्पर्म को यहीं से चलते हुए जाना इसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन की तरह वर्क करता है जब हम लोग सर्जिकल मेथड्स के बारे में इसको हम लोग जब सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस पेज पे इतना ही था, नेक्स्ट पेज पे चलिए। एक ऊपर का जो एटलीस्ट, हाँ, इस MTP के पहले इतना जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद ये तुरंत फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड में, है ना। कल नहीं तो आज 8 PM जो भी टाइम अवेलेबल होगा मैं दे दूंगी आपको। आज नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये सब सारी चीजें तो हो गई, लेकिन ये आपको एक वार्निंग की तरह होता नहीं कि हमने कोई प्रोसेस बता दिया, बट ऐसा नहीं हो कि कोई भी उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते। उसके साथ साथ में कैसे हम लोग कोई सामान खरीदते तो क्वेश्चन लिखा होता है उसके ऊपर, वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं बस वही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सोचिए रेगुलर है या फिर कुछ वैसा है, नॉर्मली हमने इसको कंसेप्शन की तरह यूज कर लिया, नहीं, इसका रिवर्स रेट है वो 0 होता है, ठीक है। और हाँ, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे इल इफेक्ट्स लाइक नोशिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सब कुछ क्या है इसके साइड इफेक्ट है, ठीक। तो ये सब कुछ बता के वार्न किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम रेगुलर प्रैक्टिस की तरह समझ लें, बस यही है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, उस तरीके से हम लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। कोई दिक्कत क्लास में आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम? नो बाकी मैम। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करके इसको, हाँ, नेक्स्ट क्लास में करके इसको फिनिश करेंगे।